नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के कार्यक्रम कृषि दर्शन। दर्शकों, आज की इस कड़ी में हमारे जो चर्चा का विषय रहेगा वो है जानवर से फैलने वाले रोग व रोकथाम। और इसी कड़ी में आज जो हमारे बीच मेहमान रहेंगे वो है डॉक्टर स्वाति जी, जो कि पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर पशु चिकित्सालय कलबोग कोटखाई में कार्यरत हैं। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। स्वाति जी, अगर हम बात करें पशु से फैलने वाले रोग की, तो हमारे हिमाचल प्रदेश में आज भी काफ़ी लोगों की जो आय का साधन है वो पशुधन माना जाता है। इसीलिए पशुओं की जो रोकथाम है बीमारियों से बचने के लिए और ज़्यादा अहम हो जाता है। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप हमारे तमाम दर्शकों को पशुओं को कैसे रोग फैलते हैं, किन किन तरह के जो रोग देखने के लिए मिलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जो भी डिज़ीज़ जो होती है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है उसको हम बोलते हैं जूनोटिक डिज़ीज़। जूनोटिक डिज़ीज़ मतलब ये ऐसी बीमारी है जो सबको पता होनी चाहिए, हर एक इंसान को पता होनी चाहिए कि कौन सी बीमारी है जो जानवरों से हम तक फैल रही है। क्योंकि मनुष्य जो है बहुत कांटेक्ट में रहता है पशुओं के, डॉग्स के और कैट्स के, बहुत सारे पशु हैं जो कांटेक्ट में रहते हैं इंसानों के। तो इनको जानकारी होनी चाहिए ये कौन कौन से रोग हैं, कैसे बचाव रख सकते हैं इनसे, तो ये सब पता होना चाहिए। तो उनको कहीं ना कहीं हमें रोगों के बारे में जानकारी रहनी चाहिए कि किस तरह से हमारे हाँ जी। हमारे अंदर जो जानवरों के माध्यम से हमें जो रोग देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सरल भाषा में कौन कौन से जो मुख्य जो रोग है हिमाचल प्रदेश में जो जानवरों से इंसानों में फैलते हैं उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। हाँ जी, मैं पहले तो बोलना चाहूँगी कि एक है ब्रुसेलोसिस करके एक बीमारी होती है जो मेनली एक बैक्टीरिया है जो बहुत ही छोटा है, जो माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है, उसको ऐसे हम नॉर्मली नहीं देख सकते हैं। और ये मेनली जो है जो भी गाय जैसे दूध देती है, अगर उसका दूध हम उबाल के नहीं पीते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे ही उबाल के नहीं पीते और ऐसे ही पी जाते हैं, तो इसका उबालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो अगर गाय जो अगर इन्फेक्टेड है ब्रुसेला से तो ये इंसानों में भी फैल सकता है और बीमारी फैला सकता है उस इंसान में भी। और दूसरा एग्जांपल मैं लेना चाहूँगी, एक रेबीज़ वायरस करके आपने बहुत सुना होगा। रेबीज़ एक ऐसी घातक बीमारी है जहाँ पर मतलब मौत तो पक्का ही है उस केस में। आपने एक एग्जांपल मैं बताना चाहती हूँ, एक एग्जांपल जैसे जो हमारे हाल ही में खिलाड़ी थे, कबड्डी खिलाड़ी जो थे, स्टेट लेवल प्लेयर थे, उनका नाम ब्रिजेश करके है। उनको ये बीमारी हुई थी, उनको बस एक स्ट्रे पपी डॉग था, उसने बस उनको स्क्रैच किया था, बट उन्होंने इतना उसको लिया नहीं, इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी कि चलो एक स्क्रैच है कि वैक्सीनेट क्यों करना करके। बट कुछ हफ्तों बाद उनमें ये सिम्टम्स आने लगे, रेबीज़ के सिम्टम्स आने लगे, जैसे कि लाइट से दूर जाना, पानी से दूर जाना, पानी नहीं पीना, ऐसे ऐसे सिम्टम्स आने लगे। तो उनकी बस ऐसी स्टेज पे थे कि उनको बचा नहीं पाए और उनकी मौत हो गई। तो ये एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कि हमें ज़ूनोटिक डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, अवेयरनेस इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। हाँ जी। स्वाति जी, जैसे अभी आप हाल ही में जिक्र किया ब्रुसेलोसिस के बारे में जिक्र किया, तो इसके बारे में हमें पता कैसे चल सकता है कि हमारे जानवर को इस बीमारी से संक्रमित हुआ है, कैसे इसकी पहचान होती है, कैसे इसके सिम्टम्स रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, इसके बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं। जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट एनिमल है तो वो अबॉर्ट कर जाता है, मेन सिम्टम्स यही रहता है कि वो अबॉर्शन हो जाता है उस एनिमल में। और बाकी सिम्टम्स इंसानों में भी देखने को मिलते हैं ब्रुसेलोसिस के। इसको माल्टा फीवर भी बोला जाता है। इसमें हाई फीवर हो जाएगा, इसमें मतलब भूख लगना कम हो जाएगा, इंसानों की जो स्वास्थ्य है वो कम हो जाएगी, ऐसे ऐसे उसमें सिम्टम्स आने लग जाते हैं। फिर तो इन सभी परिस्थितियों में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या जो शुरुआती लक्षणों के बाद क्या क्या हमें जो कदम लेने चाहिए ताकि जो हमारे जो पशु है दोबारा से स्वस्थ हो सके, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इससे हमें मतलब जो भी जैसे इन्फेक्टेड जो भी काऊ है, जो इन्फेक्टेड काऊ है, उसको जो है हमें अलग रखें एकदम। जो भी बाकी जैसे डेयरी एनिमल में इतने सारे एनिमल्स होते हैं, अगर किसी को ब्रुसेलोसिस आ गया तो ये फैल सकती है, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में भी फैल सकती है। तो जो भी इन्फेक्टेड एनिमल है उसको साइड में क्वारंटाइन कर दें और उसका ट्रीटमेंट अच्छे से करें ताकि वो दूसरे एनिमल को भी ना फैले और दूध में भी ना आए। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि दूध को उबाल के पिएं। मेन तो वही है कि जो भी ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस जो भी हैं दूध से भी आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम उबाल कर दूध का सेवन करेंगे तो जो बीमारी है आगे फैलने से रोकी जा सकती है। तो स्वाति जी, हाल ही में जो रिंग वॉर्म जो बीमारी है उसके बारे में बहुत ज़्यादा देखने के लिए और सुनने के लिए मिला है, तो ये किस तरह की बीमारी है, कैसे ये फैलती है, कैसे इसे बचा जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश है। रिंग वॉर्म एक फंगल डिजीज़ है।
एक फंगस है जिसके थ्रू ये रिंगवर्म फैलता है। डर्मेटोफाइटोसिस करके ये बीमारी बोली जाती है, आसान भाषा में इसको रिंगवर्म बोलते हैं। इंसान जैसे कुत्तों में हो गया, शीप हो गया, गोट हो गया, इनमें क्या होता है कि एक घाव सा बन जाता है, स्किन के ऊपर लीजन्स बन जाते हैं। अगर ह्यूमन जो है उनके कांटेक्ट में आएगा, उनको मतलब हाथ लगाएगा, कांटेक्ट में आएगा, तो वो इंसानों को भी फैल जाएगी और फिर डेली के स्क्रैचेस होने, मतलब स्क्रैच करना पड़ेगा उस एरिया को, मतलब और भी लीजन वो फैल सकता है, वो बीमारी मतलब इंसानों में आ सकती है वो ना जी। हाँ जी। स्वाति जी, जैसे आपने भी जिक्र किया रेबीज़ के बारे में बताया और आपने बताया कि किस तरह से बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है अगर इसका समय रहते हुए इलाज नहीं हुआ। अगर किसी जानवर को रेबीज़ हो जाता है और ख़ासतौर पर अगर किसी मनुष्य को भी ये रेबीज़ हो जाता है तो शुरुआती लक्षण किस किस तरह के रहने चाहिए और शुरुआती क्या क्या जो हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए ताकि इसे समय रहते रोका जा सके, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। हाँ जी, पहले तो है कि ये 2 टाइप के होते हैं जो कुत्तों में दिखाई दिए जाते हैं। 2 टाइप के फॉर्म्स होते हैं रेबीज़ के। एक इनको बोलते हैं डम्ब फॉर्म करके, जिसमें जो है कुत्ता एकदम शांत रहेगा, ना खाएगा ना पिएगा, हमें पता नहीं चलेगा कि उसको रेबीज़ है। उसका सलाइवा निकलता रहेगा, ड्रूलिंग सलाइवा बोलते हैं उसको, एकदम शांत रहेगा, कुछ नहीं करेगा वो, तो वो डम्ब फॉर्म बोलते हैं। उसका ये सिम्टम्स हैं। एक होती है फ्यूरियस फॉर्म करके, जिसमें वो ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाएगा, हर चीज़ को काटने लगेगा, अपने ओनर को पहचानेगा नहीं वो, और जैसे चलती गाड़ियों पे भौंकने लगेगा, ओनर के ऊपर भौंकने लगेगा, पानी को पिएगा नहीं, पानी से दूर जाने लगता है, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं इसको, और खाना भी उसका कम हो जाएगा। तो इस चीज़ में क्या करते हैं हम लोग, इसका ट्रीटमेंट तो हम प्रॉपर्ली नहीं कर पाते क्योंकि ये सिम्टम्स आ गए, तो हम क्या करते हैं 10 डेज़ तक उसको क्वारंटाइन में रखते हैं। 10 डेज़ तक हम उसको देखते हैं कि मतलब 10 डेज़ का टाइम पीरियड होता है, अगर उसमें उसकी डेथ होगी तो ये पक्का रेबीज़ है, अगर नहीं हुई है तो हम दूसरी और कोई डिजीज़ है उसकी तरफ जाएंगे जी। तो मेन तो ये 2 फॉर्म्स होते हैं रेबीज़ के जो डॉग्स में दिखाई दिए जाते हैं। बाकी ये है कि वैक्सीनेट करें, पपीज़ जो है 90 डेज़ में जो है रेबीज़ वैक्सीन लगता है एक, ये प्रॉपरली वैक्सीनेट होने चाहिए डॉग्स, पपीज़, फिर ये ईयरली वैक्सीन इनका चलना चाहिए। बट अगर कोई कुत्ते मतलब जो कोई भी जानवर ने किसी आपके पेट डॉग को काट लिया है, किसी और डॉग ने, स्ट्रे डॉग ने अगर आपके पेट डॉग को काट लिया है, फिर भी उसको रेबीज़ वैक्सीन, पोस्ट बाइट रेबीज़ वैक्सीन होती है, वो लगाएं, वो पक्का लगाएं। क्योंकि क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि जैसे ये तो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, इसको लगाने की क्या ज़रूरत है, बट ऐसा नहीं है, इसको लगाना चाहिए क्योंकि जो पीछे जो वैक्सीन लगाई है वो भी अच्छे से नहीं लगी हो, प्रॉपर उसका टेम्परेचर ना रहा हो, वो भी कारण हो सकता है कि वैक्सीनेशन फेलियर हो। तो ह्यूमन हेल्थ जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपेयर टू जी। तो कहीं ना कहीं प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। स्वाति जी, अगर किसी परिस्थिति में जानवर रेबीज़ के कारण मारा गया है तो उसके बाद क्या क्या कदम हमें लेनी चाहिए? क्या उस जानवर को किसी कहीं जगह छोड़ देना चाहिए, दफना देना चाहिए? क्या क्या जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए उस संक्रमित जानवर के प्रति, उसके हम थोड़ा सा हमारा शुरू होता है। अगर कोई जानवर को लग रहा है कि वो अगर रेबीज़ के थ्रू मरा है तो उसको जो है एक अच्छे से गड्ढा खोदें और उसके अंदर डालें और उसके ऊपर चूना होता है उसको मतलब उसके ऊपर बिखेर दें और उसको पूरा अच्छे से बंद कर दें ताकि कोई और एनिमल है उसको भी स्मेल ना आए इस मतलब डॉग के जो भी वहाँ पर एनिमल दफनाया गया है। तो ये कर सकते हैं हम एक उसमें। स्वाति जी, एक और जो सबसे जो कॉमन जो रोग देखने के लिए मिलता है वो लेप्टोस्पाइरिस है, जो खासतौर पर कुत्तों में देखने के लिए मिलता है। किस तरह का ये रोग होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है और हम इंसानों को कैसे इससे बचाव किया जाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा हमारा शुरू होता है। हाँ जी, ये केसेस तो आते थे, बहुत सारे केसेस आते थे ये वाले भी। जैसे ये मेनली जो है चूहों के इन्फेक्टेड यूरिन से फैलता है। अगर कोई चूहा जो है इससे लेप्टोस्पाइरा एक तरह का बैक्टीरिया ही है जो भी दिखाई नहीं देता है हमें, अगर ये चूहों में अगर ये बैक्टीरिया है तो उनके यूरिन से ये जो है पेट डॉग्स हो गए उनको फैल सकता है और उनके थ्रू हमें भी फैल सकता है। तो इससे बचाव रखना ज़्यादा ज़रूरी है। चूहे वगैरह को मतलब आसपास थोड़ी सफाई रखें, थोड़ा दूर रखें इन सब चीज़ों से। हाँ जी। स्वाति जी, अक्सर हमने देखा है कि हमारे घर में जो पालतू जानवर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है और जो खासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनसे अक्सर खेलते हैं और कई बार उनसे खरोंच या उनके लार या बालों से भी हमारे को शायद बीमारी हो सकती है। तो क्या क्या जो ध्यान है, अगर हमारे घर में पालतू जानवर है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जानवरों का भी स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और हम इंसानों का भी स्वास्थ्य अच्छा बना रहे?
हाँ जी, ये मैं तो मेनली तो रेबीज़ के बारे में ही कहना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत ही घातक बीमारी है। जी बाकी बीमारियों से बहुत घातक है और हम इसको नेग्लेक्ट करते आए हुए हैं। जी जी रेबीज़ का क्या है कि अगर पपीज़ वगैरह, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ एक ब्रिजेश का, जी ये क्या है कि रेबीज़ जो है आपके जहाँ पर भी बाइट किया है, जैसे डॉग ने बाइट किया, पपीज़ ने अगर छोटे बच्चों को बाइट कर दिया, तो वो आपके बाइट वुंड से सीधा नर्वस सिस्टम में जाएगा और ब्रेन में जाके वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा वो वायरस। जी फिर वो वायरस ब्रेन से आपके सलाइवा में जाएगा और जी। सलाइवा से फिर वो दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। जी। तो ये मतलब हमें जो अगर कोई हमारे घर में अगर हाँ पालतू जी। जानवर है, फिर भी जो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके घर में पेट डॉग्स हैं तो मैं तो ये कहूँगी कि ओनर जो हैं उनको भी प्रॉपर्ली वैक्सीनेटेड होना चाहिए रेबीज़ के अगेंस्ट, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मैं ये जी, बोलना जी। चाहती हूँ। जी। और पेट डॉग्स को भी वैक्सीनेटेड जो रखें। समय-समय हाँ पे करते जी। हैं। स्वाति जी, अक्सर हमने देखा है कि काफ़ी जो हमारे एनजीओज़ हैं, काफ़ी जो समाज के लोग हैं, आवारा कुत्तों की मदद करने के लिए भी अपने हमेशा प्रयास करते रहते हैं। पर कई बार हमने देखा है कि उनको छूने से या उनके काटने से भी बड़ा रोग देखने के लिए मिलते हैं। अगर कोई आम इंसान आवारा पशुओं की देखभाल करना चाहता है, चाहे वो चोटिल अवस्था में हो या बीमार हो, उन अवस्था में, उस सिचुएशन में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें उनसे रोग ना फैले? उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, आपने सही बोला। जैसे एक स्केबीज़ करके बीमारी होती है, स्केबीज़ एक ज़ूनोटिक बीमारी ही है, जी। जो आवारा, आपने देखा होगा आवारे कुत्तों को जो है स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं एक तरफ से, जी। वो स्केबीज़ भी बोल सकते हैं उनको। मतलब उनके बाल झड़े से होते हैं, अलग से जी, स्किन जी। दिखती है एक तरफ से, तो वो जो है हमें भी हो सकती है। तो उसके लिए एक टैबलेट होती है आइवरमेक्टिन करके, शॉप में कहीं पर भी मिल जाती है। अगर वो मतलब हम उस स्ट्रे एनिमल्स को दे दें हफ्ते में एक बार, जी। मतलब 3 हफ्ते तक देनी है, एक हफ्ते में एक बार, तो वो उस रोग से बच सकता है। जी। स्ट्रे एनिमल भी बचा रहेगा, उससे हम भी बचे रहेंगे। जी। तो ये कर कहीं न सकते हैं कहीं जो अगर उसका। हम मदद हाँ करना जी, चाह रहे हैं तो मदद कर अच्छे सकते से हैं। मदद तो करें। एक एग्जांपल दिया है ऐसे मैंने स्केबीज़ करके। जी। हाँ जी। स्वाति जी, अगर हम बात करें जिस तरह से ह्यूमन हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसी तरह पशु या जानवरों के लिए उनकी हाइजीन किस तरह की रहनी चाहिए, खान पान किस तरह का रहना चाहिए, उनके आसपास का जो माहौल है वो किस तरह का रहना चाहिए ताकि जो हमारा पशु या जानवर है वो स्वस्थ तरीके से रह सके? पशुओं का खान पान भी बहुत ज़रूरी है। कुछ बीमारियां हैं जो उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता है तो उससे भी हो जाती है। जी। जैसे मिल्क फीवर करके एक केस है, मिल्क फीवर हाइपोकैल्शियमिया करके बोलते हैं उसको। जी। ये जब डिलीवरी होती है उसके बाद एकदम से हो जाता है, कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाता है। जी। प्रॉपर कैल्शियम नहीं दिया होता है, उसकी वजह से हो जाता है। तो खान पान का प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए, प्रोटीन डाइट पूरी होनी चाहिए, जी। विटामिन्स की कमी नहीं होनी चाहिए। तो विटामिन्स पाउडर मिलते हैं उसको देना चाहिए, जी। और मिनरल्स के पाउडर्स मिलते हैं उनको देना चाहिए जी, तो एनिमल्स कहीं न को। कहीं जो खान-पान है वो उचित हाँ रहना चाहिए। जी। और साथ ही अगर हम बात करें तो साफ-सफाई किस तरह की रहनी चाहिए हमारे जानवरों के आसपास की, और ख़ास तौर पे भी सर्दियों का समय चला है, हाँ इस वक्त किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा-सा दर्शकों को बताएँ। साफ़ सफाई का ऐसा है कि जहाँ पर भी वो बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, वहाँ की पूरी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। जो भी मक्खी मच्छर हैं जी। वो तो मतलब कंट्रोल ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनसे भी बहुत सारी बीमारियाँ उनको हो सकती हैं। जी। और जैसे टिक्स हो गए, टिक्स वगैरह भी जी, उनकी जी। बॉडीज़ पे आते हैं, उनसे भी बीमारियां होती हैं। कई लोगों को पता नहीं होता है। जी। कई लोग होते हैं कि जंगल में छोड़ देते हैं एनिमल्स को जी, जी। चरने के लिए, जी, बिल्कुल। करने के लिए, वहाँ से वो डिफरेंट टाइप के टिक्स ले आते हैं और उनसे जो बीमारी होती है, बेबेशियोसिस करके होती है एक बीमारी, जी। उससे क्या होता है कि उनके 3 दिन में मौत हो जा रही है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे, 3-4 केसेस देख चुकी हूँ अभी तक। तो उसमें क्या होता है कि इन्फेक्टेड यूरिन जो है ब्लैकिश कलर का हो जाता है। जी। तो फर्स्ट डे पूरा फीवर होगा, सेकेंड डे पूरा यूरिन ब्लैकिश कलर का हो जाएगा, ब्राउनिश कलर का, जी, जी। थर्ड डे उनकी डेथ हो रही है। जी। तो मतलब जितना जल्दी वो हमें बताएंगे, जी, जो जी। भी समय-समय ओनर्स, पे हाँ, समय-समय पे एक्सपर्ट की सलाह लेते हाँ रहना जी, चाहिए। डॉक्टर्स को बताएंगे तो हम उनको बचा भी सकते हैं। ट्रीटमेंट है इसका पूरा, जी। तो ये भी करना इम्पोर्टेंट है। स्वाति जी, अक्सर हमने देखा कि हमारे हिमाचल प्रदेश व देश में काफ़ी लोग नॉनवेज का भी सेवन करते हैं, चाहे वो मीट हो गया, अंडे हो गए, और इनसे भी क्या हमें इंसानों को बीमारियाँ फैल सकती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, ये तो मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे नॉन वेज बहुत लोग खाते हैं, हमारे इंडिया में तो बहुत ही लोग खाते हैं। जी। जैसे कि चिकन हो गया, पोर्क हो गया, जो जी। पिग से बनता है, ये सब। जैसे एक वर्म होता है, टीनिया करके वर्म होता है एक, जो अगर हमने ये पिग का मीट जो है अगर प्रॉपरली कुक नहीं किया है, जी। उसे अच्छे से पकाया नहीं है, तो ये क्या करेगा, वर्म हमारे
बॉडी के अंदर जाएगा और वर्म जो है सीधा ब्रेन को इफेक्ट करेगा, जी। उससे हमारी मौत भी हो सकती है। जी। टीनियोसिस करके बोलते हैं हम उस बीमारी को, जी। तो वो चीज़ हो सकती है हमें। जी। और तो इससे कैसे बचा जा सकता है? अगर कोई इसका सेवन करना चाह रहा है तो किस तरह से सही तरीके से नॉनवेज का सेवन करना चाह रहा है तो क्या सही तरीका रहता है? पहले जो भी मांस वगैरह जो भी आप घर पे ला रहे हो उसको अच्छे से वॉश करो, पूरा अच्छे से पानी से धो के उसको रखो। जी। फिर मेन चीज़ है कि उसे अच्छे से पकाओ। जितना अच्छे से पकाओगे उसके अंदर के वर्म्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, उनका मतलब मर सकते हैं वो जी। जितना अच्छे से कुक करोगे। जी। और हमारे इंडिया में प्रोटीन डाइट बहुत चली हुई है। जिम जाते हैं लोग, प्रोटीन जी। डाइट लेते हैं, जी। एग्स वगैरह लेते जी, हैं। एग्स अगर हम लोग प्रॉपर्ली बॉईल नहीं करेंगे तो उससे एक बीमारी साल्मोनेला करके होती है। जी। साल्मोनेला इंसानों में हो जाएगी। हम कई बार अनकुक्ड अनबॉइल्ड वो खाते हैं, जी। एग खाते हैं जिसमें येलो पार्ट हम इतना अच्छे से बॉईल नहीं करते हैं, जी। तो वो प्रॉपर्ली बॉईल करना बहुत ज़रूरी है। जी। स्वाति जी, पिछले कुछ सालों से बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी बहुत ज़्यादा सुनने को और देखने के लिए मिलती हैं। इनके बीच का क्या अंतर है? कैसे ये फैलती है? क्या ये इंसानों के लिए हानिकारक या घातक हो सकती है? इसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। हाँ जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि कांगड़ा में जैसे पोंग डैम है, जी। पोंग डैम में बहुत सारे पक्षी आते हैं बाहर के देशों से। बहुत सारे माइग्रेटरी फ्लॉक्स बोलते हैं उनको, वो बाहर से आते हैं, तो वो बहुत सारी बीमारियाँ बाहर के देशों से भी लेके आते हैं अपने साथ। जी। तो इसमें क्या है कि जहाँ पर आगे पीछे के लोग हैं उनको वो एवियन इन्फ्लुएंजा करके बीमारी है, वो उनको हो सकती है जो भी उनके संपर्क में आएंगे। ये हवा के थ्रू हो सकती है, कांटेक्ट में आने के थ्रू हो सकती है, उनको एवियन इन्फ्लुएंजा करके बोलते हैं। स्वाइन इन्फ्लुएंजा भी पिग से होती है, जो उनके कांटेक्ट में अगर वही है, सेम चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अगर कुक करके नहीं खाया है मीट तो उससे हो सकती है स्वाइन इन्फ्लुएंजा। जी। हाँ जी। स्वाति जी, अक्सर हमने देखा कि अभी भी जो गांव के लोग हैं जानवरों के प्रति जो बीमारियां फैल रही है उसके लिए ज़्यादा जागरूक नहीं है, तो आपके विभाग और सरकार द्वारा क्या क्या जो प्रयास है उन लोगों को जागरूकता के लिए किए जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी स्कीम्स हैं जो चलाई जा रही हैं। एक मैं बताना चाहूँगी, NADCP करके है, नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें मेनली दो जो डिजीज़ हैं उनको टारगेट किया गया है। एक है फुट एंड माउथ डिजीज़, एक है ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेला जो ये जूनोटिक डिजीज़ है। फुट एंड माउथ डिजीज़ का इन्होंने बोला है कि 2030 तक पूरा इरेडिकेट कर देंगे। अभी बहुत जगह फैली होती है बीमारी, अभी यूपी में रिसेंटली ये फैल रही है, आउटब्रेक हो रहा है यूपी साइड में। तो 2030 में जो है ये इरेडिकेट करने का प्लान गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसमें जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है, वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है हर एक हॉस्पिटल में, हर एक डिस्पेंसरीज में, वेटनरी डिस्पेंसरी, वेटनरी हॉस्पिटल्स में वैक्सीन्स दे रही है। जो पशु जो हैं, किसान के जो पशु हैं, उनको ये वैक्सीन लगाई जा सके। हाँ जी। हाल ही में जो वन हेल्थ जो प्रोग्राम है उसका भी आयोजन किया गया है। आपको क्या लगता है कि ये किस तरह से हम इंसानों के साथ साथ पशुओं के लिए भी फायदेमंद हो सकता है? इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। वन हेल्थ का मतलब ये होता है, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, वन हेल्थ का मतलब है कि आप एक एनिमल हेल्थ को, ह्यूमन हेल्थ को एंड इन्वायरमेंट को, तीनों को साथ लेके चलें। अगर इन तीनों का बैलेंस बनाए रखें, अगर किसी की पॉपुलेशन कम हो रही है तो ये दूसरे पे हावी पड़ सकता है, दूसरी दो चीज़ों पे हावी पड़ सकता है। तो तीनों का जो है संतुलन बने रखें, इसी को हम वन हेल्थ बोलते हैं। इसमें प्रॉपर हाइजीन रहना, हाइजीनिक पूरा मेंटेन करना, कुक करके फूड खाना, एनवायरनमेंट पूरा क्लीन रखना ताकि बीमारियां ना हो, ये मलेरिया वगैरह, डेंगू वगैरह ना हो, प्रॉपर क्लीनलीनेस रखना। तो कहीं ना कहीं अपने आसपास के साथ साथ जो जानवरों का आसपास का जो एरिया है उसे भी साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी। स्वाति जी, हाल ही में हमने देखा था कि लंपी वायरस बहुत ज़्यादा हानिकारक है और काफ़ी ज़्यादा पूरे देश में हमें फैलते हुए दिखा था, और किस तरह से ये बीमारी की शुरुआत हुई और किस तरह से ये जानवरों को प्रभावित करती हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। हाँ जी, ये अभी 2022-23 के अराउंड जो है आउटब्रेक आया था। रांची जो प्लेस है वहाँ पर ये आउटब्रेक हुआ था। ये गाय में आउटब्रेक हुआ था। लंपी स्किन डिजीज़ वायरस है, लंपी स्किन डिजीज़ वायरस बोलते हैं, उसके थ्रू हुआ था। वायरल डिजीज़ है ये, और इसमें जो है गाय एक गाय से दूसरे गाय को हो सकता है। ये एक तरफ से जूनोटिक नहीं है, बट एक गाय से दूसरे गाय को, हाँ, दूसरे पशु को हो सकता है। इसमें जो है बॉडी के ऊपर गांठें बनना स्टार्ट हो जाएंगी, बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, 105 डिग्री तक पहुंच जाएगा। नॉर्मली 101 डिग्री होता है, और पशुओं का खाना पीना सब कुछ कम हो जाएगा।
पर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। प्रॉपर वैक्सीनेशन अवेलेबल है इसकी। अभी रिसेंटली NRCE और IVRI ने कंबाइन करके एक वैक्सीन बनाई है, लंपी स्किन डिजीज़ वायरस वैक्सीन, तो वो यूज़ कर रहे हैं अभी चल रही है। अगर से बचाव के तरीक़ों की बात की जाए तो किन किन बातों का हमारे किसान बागवान भाई को ध्यान रखना चाहिए ताकि ये जो बीमारी दोबारा से देखने के लिए मिले? क्या ये पॉसिबिलिटी भी है कि इन फ्यूचर ये दोबारा से हमारे देश में फैल सकती है? इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, मैं बताना चाहूँगी, एक एग्जांपल मैं लेना चाहूँगी कोरोना वायरस का। पहले ये मतलब इंसानों में नहीं था, पर ये इंसानों में कैसे आया? एक तरफ से बताया जा रहा है ये बैट के थ्रू आया है। तो बैट के थ्रू आया है इंसानों में, तो मतलब ये ज़ूनोटिक डिजीज़ है। तो ये वायरस जो है ये बहुत म्यूटेट करते हैं। आपने सुना होगा म्यूटेशन हो रही है वायरस में, दूसरा वायरस आ रहा है, दूसरा वायरस इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये म्यूटेशंस जो ऐसी चीज़ है जो मतलब एक जानवरों से दूसरे इंसानों में भी फैल सकती है। तो मेन तो यही होता है। और कहीं ना कहीं समय के साथ साथ जो ये बीमारी है ये भी खुद को डेवलप कर रही है। हाँ जी, बिल्कुल ये बीमारी ज़्यादा डेवलप कर रही है। और जैसे निफा वायरस एक केरला में आया था, पहले आउटब्रेक हुई थी, ये भी बैट के थ्रू, फ्रूट बैट होता है उसके थ्रू जो है इंसानों में आया था। वो ज़्यादा कांटेक्ट में थे, उनके थ्रू ह्यूमंस में आ गया। और एक और डिजीज़ है KFT करके बोलते हैं, कर्नाटका में इसका आउटब्रेक था। ये मंकी के थ्रू एक आया था। मंकी के थ्रू जो भी फॉरेस्ट में जहाँ पर थे वहाँ से इंसानों में फैल गया था। तो ये आउटब्रेक वहाँ पर हुआ था एक तरफ से। साथ ही अगर हम बात करें बचाव के तरीके, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो ये बीमारियाँ फैलने से बच सके और हम भी इनसे बच सकें? मेन तो वही मैं बोलना चाहूँगी, हाइजीन, पूरा हाइजीन मेंटेन करके रखें, अपने आसपास सफाई रखें, पशुओं का अच्छे से ध्यान रखें। पशुओं की क्लीनलीनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। पशुओं को रोज़ नहीं नहलाना, बट क्लीन रखना उनको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी दूध दूह रहे हैं उसके बाद थनों का अच्छे से रखें, नहीं तो मैस्टाइटिस होने के चांसेस, बैक्टीरिया वहाँ से चले जाते हैं अंदर थन में, और मैस्टाइटिस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये मेन चीज़ है, इसका प्रिवेंशन रखें। सेकंड मैं बोलना चाहूँगी, जैसे रेबिस, जैसे बाइट कर दिया किसी डॉग ने, तो एकदम से हम हॉस्पिटल जाने में थोड़े लेट हो जाते हैं। तो आप क्या करें, जैसे रनिंग वाटर है उसमें जो है अपने घाव को अच्छे से वॉश करें, 15 मिनट तक वॉश करते रहें, सोप से वॉश करें उस चीज़ को, देन आप जा सकते हैं हॉस्पिटल में फर्दर वैक्सीन लगवाने के लिए। तो और थर्ड मैं बोलना चाहूँगी, वैक्सीन प्रॉपर्ली वैक्सीनेट करें, पपीज़ को वैक्सीनेट करें, अपने आप को वैक्सीनेट करें, आसपास जो भी डॉग्स हैं उनको वैक्सीनेट करें। तो ये कर सकते हैं हम। स्वाति जी, अक्सर हमें जो स्क्रब टाइफस के जो केसेस है वो भी ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ये किस तरह का रोग है, ये कैसे फैलता है और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। हाँ जी, ये एक तरफ से माइट्स से फैलता है। माइट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक एनिमल स्पेसिफिक होता है और एक होता है ह्यूमन स्पेसिफिक। ह्यूमन स्पेसिफिक जो होता है उसमें हम बोलते हैं ओरेंशिया सुसुगामी करके, ये एक माइट का नाम है जो सिर्फ ह्यूमन स्पेसिफिक है, और ये स्क्रब टाइफस कॉज करता है इंसानों में। और इसमें हाई फीवर देखने को मिलता है। मेन सिम्टम्स यही है कि हाई फीवर देखने को मिलता है इसमें। साथ ही अगर हम बचाव के तरीकों की बात की जाए तो कैसे हम अपने जानवरों को इससे बचा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। हाँ जी, बचाव तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ में। जो भी क्लीनलीनेस का हम कर सकते हैं, मेन वैक्सीनेशन का कर सकते हैं। अभी जैसे स्कीम्स मैंने बताई हैं, तो गवर्नमेंट का थोड़ा फ़ायदा उठाएं, वैक्सीन लगवाएं। कई लोग वैक्सीन नहीं लगवाते, FMD वैक्सीन जैसे हो गई, लोग बोलते हैं कि दूध कमी हो रही है, उससे कम हो रहा है वैक्सीन से, बट जब वैक्सीन लगाते हैं तो कुछ रिएक्शन होता है बॉडी में, उससे फीवर आ जाता है और थोड़ा सा प्रोडक्शन थोड़ा लो हो जाता है, बट लोग समझते नहीं हैं उस बात को। जो उनके मन में जो भ्रांतियां रहती है तो ये हाँ जी, अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है हमें कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ है हम बता सकते हैं उनको, कौन कौन सी डिजीज़ फैलती है एनिमल से। स्वाति जी, अगर हम बात करें, इन दिनों हिमाचल प्रदेश में सर्दियों का मौसम आ चुका है और सर्दियों में भी बहुत से रोग हमारे जानवरों को आसानी से देखने के लिए मिलते हैं। तो सर्दियों के समय किस किस तरह की जो हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो हमारा जो पशु है स्वस्थ बना रहे, चाहे वो पशुधन पशु हो या जो हमारे जो पेट एनिमल्स है उनके लिए भी क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके अनुसार से दर्शकों को। देखिए, ठंडी तो सबको लगती है, ऐसा तो नहीं है कि जानवरों को कम लगती है, इन जानवरों को भी बहुत ठंड लगती है। तो प्रॉपर उनका एरिया जो है थोड़ा सा गर्म रहे,
ऐसी डायरेक्शन में हाउसिंग सिस्टम बनाएं जैसे कि जहाँ पर सन की डायरेक्ट किरणें उनके घर पे पड़े, जी। और बाकी उनका अच्छे से देखभाल करें, जी। ये सब कर सकते हैं हम जी। तो कहीं ना विंटर कहीं में। जो हाँ जी, आसपास के जो उनके आसपास का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही उनका टेम्परेचर लो हो रहा है, मिल्क फीवर में जैसे लो टेम्परेचर हो जाता है, जी। 99 डिग्री तक पहुंच जाता है कई बार टेम्परेचर, जी। तो उसमें हम उनको कंबल ढका सकते हैं और गर्म रख सकते हैं उनका एरिया, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खास तौर पर अगर हम बात करें खान पान किस तरह का रहना चाहिए, अक्सर हमने देखा है कि गाँव में लोग अपने घरों का जो बासी खाना है वो अपने पशुओं को दे देते हैं, तो वो किस हद तक उचित है और किस तरह की जो उचित आहार है हम अपने पशुओं को देते रहें, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। ऐसा मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे स्टमक है जो ये डॉग्स का स्टमक हो गए, ये हमारी तरह ही है, इंसानों के जैसे ही है स्टमक, तो ये भी अगर आप उनको बासी खाना दोगे तो वो उसमें फंगस होती है, फंगल उनके अंदर चली जाएगी, फंगस उनके अंदर चली जाएगी, फंगल डिजीज़ कॉज कर सकती है। कुछ ऐसे पड़ा हुआ खाना दे दिया, बैक्टीरिया लगा हुआ, तो वो उनके अंदर चला जाएगा। तो अगर हम नहीं खा पा रहे हैं तो उनको कैसे दे सकते हैं, तो ये तो ध्यान रखना चाहिए फिर थोड़ा सा। हाँ जी। स्वास्थ्य जी, अक्सर हमने देखा है जो हमारे काफ़ी जो एनजीओ के जो साथी हैं वो भी अक्सर हमारे जानवरों की सेवा करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, पर कई बार उनके साथ ऐसी अनहोनी घटना हो जाती है कि वो भी बीमारियों से संक्रमित हो जाते हैं, तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या जो संदेश है आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उन साथियों को देना चाहेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। मैं यही बोलना चाहूँगी, वैक्सीनेशन का मैं मेन यही इसी बात पे लाना चाहती हूँ, वैक्सीनेशन करना प्रॉपरली। और जो एनजीओज़ हैं वो हैं, इनका ये ग्लव्स पहन के जो है ट्रीट करें एनिमल्स को, ग्लव्स पहन के जो है मतलब वो स्क्रैच कर जाते हैं ना, एकदम से स्क्रैच कर जाते हैं, जैसे कैट्स को पकड़ना है एकदम से स्क्रैच कर देगी वो, तो प्रॉपर ग्लव्स आते हैं उनके डिफरेंट, प्रॉपर किट पहन के अगर आप, हाँ जी, प्रॉपर किट भी होती है, उनको प्रॉपरली यूज़ करें तो बच सकते हैं। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स, जब ट्रीट कर रहे हैं उससे पहले वॉश करें, ट्रीटमेंट के बाद वॉश करें। गवर्नमेंट जो है हमारे हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरीज में डिसइंफेक्टेंट प्रोवाइड करती है कि कहीं ना कहीं समय पे उनकी मदद करने के साथ साथ एक एक्सपर्ट की सलाह लेना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। तो स्वाति जी, हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आपने कीमती समय दिया और हमारे तमाम दर्शकों को कैसे जानवरों को रोगों से बचाया जा सकता है उसके बारे में बताया। तो दर्शकों का वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।